बच्चों सेकेंड पार्ट में हम डायमेंशन एनालिसिस और इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज पार्ट 2, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने समझा कि डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस वो पावर्स हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर लगाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। अब इस वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आर्टिकल है 2.10 एनसीईआरटी में, द रिकॉग्निशन ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ डायमेंशंस which guide the description of physical behavior is of basic importance। बिल्कुल फंडामेंटल है, as only those physical quantities can be added or subtracted which have the same dimensions। क्या आप वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। तो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज ही जुड़ेंगी। हाँ, फोर्स में फोर्स जुड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर क्योंकि दोनों फोर्स हैं जुड़ जाएंगे। ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं बच्चों, ये कंपटीशन में बहुत काम का है। ये बिल्कुल फंडामेंटल हम बात कर रहे हैं सारी। तो ये समझ के चलना है हमको। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रीड करने का मतलब ही यही है कि इसकी एक व्याख्या जो आपको समझ में आना चाहिए उसको समझना आप सीख लो। थॉरो यानी ये नोट करने की बात है, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अंडरलाइन कर सकते हैं आप, हाईलाइट कर सकते हैं, विच हैव द सेम डायमेंशन। ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कई सवाल हो जाते हैं बच्चों, खाली डायमेंशन से सॉल्व हो जाते हैं, हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग certain relations among different physical quantities and checking the derivation। check भी कर सकते हैं। accuracy and dimensional consistency or homogeneity of various mathematical expressions। when magnitudes of two or more physical quantities are multiplied, जब भी multiply कर रहे हैं, their units should be treated in the same manner। units भी multiply हो जाएंगी as ordinary algebraic symbols। we can cancel identical units in the numerator and denominator। काट पीट आप कर सकते हो। the same is true for dimensions of a physical quantity। तो जैसा यूनिट्स के साथ होगा वैसा डायमेंशंस के साथ होगा। similarly physical quantities represented by symbols on both sides of a mathematical equation must have the same dimension। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। इसको अभी पढ़ेंगे हम। तो एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन क्या है? पहली एप्लीकेशन है आर्टिकल 2.10.1 में, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी की बात करें, कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटीज की डायमेंशन और राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटीज की डायमेंशंस सेम होंगी। तो कैसे चेक करना है? The magnitudes of physical quantities may be added together or subtracted from one another। जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, only if they have the same dimension। In other words, we can add or subtract similar physical quantities, thus velocity cannot be added to force or an electric current cannot be subtracted। अब इसको अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, तो यहां पे आ गया थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। जोड़ घटा नहीं सकते, अलग अलग तरह की क्वांटिटीज है। तो दिस सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अभी आगे समझते हैं हम एग्जांपल से। इन एन इक्वेशन इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। अगर आपको याद आ रहा हो, छोटी क्लास में आपने तीन इक्वेशंस पढ़ी थी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर मैं कह रहा हूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो जो ये u स्क्वायर है और जिसमें हम जोड़ रहे हैं 2as, ये तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन है 2as की डायमेंशन यानी as की डायमेंशन किसके बराबर हो? v स्क्वायर के बराबर हो। v इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut में हाफ at स्क्वायर यानी हाफ को छोड़ दो, डायमेंशन ऐसे at स्क्वायर तभी जुड़ सकता है जब at स्क्वायर की डायमेंशन और ut की डायमेंशन सेम। तो ये इसका मीनिंग।
करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। इफ द डायमेंशंस ऑफ all the terms are not same, the equation is wrong. Hence, if we derive an expression for the length or distance of an object, आपने derive करके निकाला है, regardless of the symbols appearing in the original mathematical relation, when all the individual dimensions are simplified, the remaining dimensions must be that of length. Similarly, if we derive an equation of speed, the dimensions on both sides of equation when simplified must be of length upon time. Dimensions are customarily used as a preliminary test of the consistency of an equation. जब आप केक बनाते हैं, लॉकडाउन पीरियड में बनाया हो बहुत सारे बच्चों ने, बहुत कुकिंग की है, सफाई की भी की है, साफ सफाई कुकिंग भी की है, तो वो जो केक का डॉ है या बोले जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी पड़ती है प्रॉपर, उसमें तो बोलते हैं हिंदी में लोच आया कि नहीं आया, यानी प्रॉपर उसके अंदर कंसिस्टेंसी है या नहीं। उसी तरह से यहाँ फिजिक्स में जो कंसिस्टेंसी है किसी इक्वेशन की वो किससे चेक होगी? डायमेंशंस। When there is some doubt about the correctness of the equation, तब हम किससे चेक करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस। However, the dimensional consistency does not guarantee correct equations, क्योंकि वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में आ रही थी, जैसा s equal to ut plus half at square, हाफ की जगह 2 होगा तो भी डायमेंशनली करेक्ट होगा, 4 होगा तो भी डायमेंशनली करेक्ट होगा, तो ये बात को समझ के चलना है आपको। उससे कोई गारंटी नहीं मिलती कि अगर डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो करेक्ट होगी ही सही, नॉट नेसेसरी। It is uncertain to the extent of dimensionless quantities or function, उनकी वजह से ये uncertainty आ रही। The arguments of special functions such as the trigonometric sin theta cos theta वगैरह आ गया, logarithmic log आ गया, ln and exponential e की power x आ गया, must be dimensionless, ये सब dimensionless। A pure number dimensionless है, ratio of similar physical quantities जैसे relative density डायमेंशनलेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो स्पीड का रेशियो है, डायमेंशनलेस है। मान लीजिए मैंने कोई क्वांटिटी अभी बोली और आप फैमिलियर नहीं है कि पता नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे क्या होता है, मैंने बोला दो स्पीड का रेशियो है, जस्ट गिव द एक्सेप्टेंस, इतना काफी। आपको सिर्फ ये मानना है ऐसा कुछ होता है, दो स्पीड का रेशियो होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ बोलते हैं। अगर नहीं जानते हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जानते हैं अच्छी बात है, रिवीजन हो गया, नहीं जानते हैं तो एक्सेप्टेंस दीजिए, मान लीजिए हाँ ऐसा कुछ होता है, हम आगे पढ़ेंगे और जब आप पढ़ेंगे तो आपको फैमिलियर साउंड करेगा। तो ये सब डायमेंशनलेस होंगे, प्योर नंबर, रेशियोस, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी सच एज एंगल, एंगल जो है वो क्या है? आर्क अपॉन रेडियस, रेशियो है, लेंथ अपॉन लेंथ कट गया, आर्क को भी लेंथ में नापेंगे, रेडियस को भी लेंथ में नापेंगे। Refractive index as ratio of speed of light in vacuum upon speed of light in medium etc. has no dimensions. Now we can test the dimensional consistency or homogeneity of the equation. मान लीजिए इक्वेशन दी आपको x equal to x0 plus v0 t plus half at square। कई बच्चे सोचते हैं अरे पता नहीं ये कौन सी इक्वेशन आ गई। बच्चों ये वही इक्वेशन है जिससे आप फैमिलियर हैं, कुछ भी नया नहीं है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन u वेलोसिटी से स्टार्ट किया, अंडर एक्सेलरेशन a ये चल रहा है t टाइम के लिए, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मैं वो डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं तो वो कितना होगा? ये होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये हुआ, मान लीजिए कि वो पहले से ही x0 डिस्टेंस पर था, s की जगह मैं x से दिखा सकता हूं, तो x0 डिस्टेंस पे तो वो था ही सही, प्लस उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u की जगह अगर मैं v0 से दिखा देता हूं तो v0 इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, वो स्टार्ट हुआ तो v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है थोड़ा सा, जिसकी वजह से कोई चीज कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और आसान भी हो सकती है। तो ये इक्वेशन फैमिलियर है आपके लिए।
For the distance x traveled by particle or body in time t which starts from position x0 with an initial velocity v0 at time t equal to 0 and has uniform acceleration a along the direction of motion. The dimensions of each term may be written as, हमें पता है x की डायमेंशन l x0 की भी l v0 into t वो भी आनी चाहिए l आ रही है half at square l आनी चाहिए आ रही है. It means this equation is dimensionally consistent as each term on the right hand side of this equation has the same dimension, namely that of length, which is the same as the dimension of left hand side of the equation. Hence this equation is dimensionally correct equation. It may be noted that a test of consistency of dimension tell us no more and no less than, क्या बता रहा है हमको, यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, test of consistency of units सही, but has the advantage that we need not commit ourselves to a particular choice of units and we need not worry about conversions among multiples and sub multiples of the unit. तो दिमाग में इस बात को ध्यान रखें, if an equation fails this consistency test it is proved wrong, but if it passes, बच्चों इस पे घुमा फिरा के कंपटीशन में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, 11th क्लास में बनते हैं, it passes it is not proved right, सही है. Thus a dimensionally correct equation need not be actually an exact correction or exact equation, but a dimensionally wrong, incorrect or inconsistent equation must be wrong. So ये आपको समझ के चलना है. एग्जाम्पल से हम चेक करते हैं कंसिस्टेंसी को. इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 2.15. मान लीजिए इक्वेशन है हाफ एम बी स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल टू एम जी एच जो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. m जो है मास है, v वेलोसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h इज द हाइट. तो हमें चेक करना, लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटीज की डायमेंशन हमने लिखी, हाफ डायमेंशनलेस है, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी का स्क्वायर lt - 1 का उसकी पावर 2 होल पावर 2. इधर मास की डायमेंशन m g lt - 1 है और lt माइनस नहीं lt - 2 है और h l से मल्टीप्लाई कर दिया तो gh की कंबाइंड डायमेंशन अगर मैं बोलूं तो l2 t - 2, क्योंकि एक्सेलरेशन lt - 2 उसको हमने h यानी l से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें मिलता है ml2 t - 2 और दूसरी साइड जाते हैं तो उधर भी मिलता है ml2 t - 2. तो डायमेंशन ऑफ मैं अलग तरह से चले गए यहाँ पर कैलकुलेशन में, यहाँ पहले इसका सॉल्यूशन निकाला हुआ इस साइड का फिर दूसरी साइड का, तो इधर mgh ये यहाँ पर लिखा हुआ है mgh. तो दोनों साइड की डायमेंशन हम देख रहे हैं सेम आ रही है, सेम आ रही है तो हम बोलेंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ऐसे ही आपको ये और एग्जांपल्स करने हैं. ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट ऑफ स्पीड v मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Which of the formulae for kinetic energy K given below can you rule out on the basis of dimensional arguments? तो ऑप्शन दे दें आपको ABCD. तो डायमेंशनल बेसिस पे कौन से फॉर्मूले, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, गलत साबित होंगे डायमेंशनल ग्राउंड पर. तो ये 3/16 1/2 1/2 इनसे तो कुछ पता चलेगा नहीं. तो बाकी जो क्वांटिटीज है उससे आप चेक करें, अपने आप इसको करके देखें, इजी है, सॉल्यूशन आपके पास है ही सही. तो ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी आप चेक करके और इसमें से सही फॉर्मूला ढूंढ लें. कोई बात नहीं समझ में आए तो मेरे वीडियोस में मैं फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. पर जब व्हाट्सएप पे पूछे तो वो फोटो जरूर दें साथ में क्या पूछना चाह रहे हैं. नेक्स्ट आर्टिकल 2.10.2 डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज. अगर हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी को अच्छे से तो हम फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. ये एक और एप्लीकेशन है इसकी.
तो कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से कैसे लिंक होगी, क्या फॉर्मूला उनकी टर्म्स में होगा, वो रिलेशन हम निकाल सकते हैं, इवन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, टी टाइम पीरियड टी सिंपल पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होता है। तो अगर हमें पता है टाइम पीरियड किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो जो इसमें कांस्टेंट पार्ट है 2 पाई वो तो नहीं निकाल सकते, बाकी निकाल सकते। सीखते हैं। The method of dimensions can sometimes be used to deduce relation among the physical quantities. For this, we should know the dependence of the physical quantity on other quantities up to 3 physical quantities or linearly independent variables and consider it as a product type of dependence. Examples. बच्चों यहाँ पर बाउंड किया आपको मैकेनिक्स में 3 फिजिकल क्वांटिटीज, पर अगर हम मैकेनिक्स के साथ थर्मोडायनेमिक्स को मिला लें तो ये हो गई 4, टेम्परेचर आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को मिला लें, करंट आ जाएगी 5, मॉडर्न फिजिक्स को मिला लें 6 हो जाएंगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल आ जाएगा। समझ रहे हैं? ऑप्टिक्स को मिला लें 7 हो जाएंगी, यानी कैंडेला भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको समझ के चलें। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। 2.17 कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। बना भी सकते हैं आप, कोई पुराना पेंसिल सेल लीजिए, उसको धागे से बांधिए या सिक्के पर धागा चिपका लो फेविक्विक से, बन गया बॉब, सिंपल पेंडुलम दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम उसको ऑसिलेट करा रहे हैं। Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length L, mass of the bob m and acceleration due to gravity g. तो आपसे कहा जा रहा है derive expression for its time period using methods of dimension. तो लिखने का तरीका क्या है वो देखें। Dependence of time period capital T on the quantities L, G and M, उनको हम प्रोडक्ट की तरह ऐसे लिख सकते हैं। T equal to K, constant लगा दिया हमने, constant times L raised to power x, G raised to power y, M raised to power z। अब ये x, y और z प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, 1, 2, 0, 0 है मतलब डिपेंड नहीं करता, तो कुछ भी हो सकता है जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है x, y, z। k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जरूरी नहीं कि हर कांस्टेंट डायमेंशनलेस हो, पर यहाँ k डायमेंशनलेस कांस्टेंट हमने माना। तो x, y, z एक्सपोनेंट्स हैं जो हमें पता करने। बाय कंसीडरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड की डायमेंशन हमने लिखी, तो इधर m0, l0, t1 है और इधर जाते हैं तो l की डायमेंशन लिखी हमने, फिर g lt-2 वो डायमेंशन लिखी और फिर m की डायमेंशन लिखी, कंबाइन किया इनको। l पे इधर 1 है, यहाँ पे y है, तो अच्छा x कहां से आया, ये x था जो है मिसिंग है, यानी मिसप्रिंट है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, इस एनसीईआरटी में हो सकता है आपके एनसीईआरटी में सही हो, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना। L1 इस ब्रैकेट के बाद x है, तो L हो गया x प्लस y, T हो गया -2y और M हो गया z। अब जब मैं कंपेयर करता हूं तो x प्लस y 0, पहली इक्वेशन आ गई, -2y t के कोरस्पॉन्डिंग वो 1 आ गया और z आ गया 0। जहां से मुझे x की वैल्यू हाफ मिली, y की वैल्यू -हाफ मिली और z मिला 0, और ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं इसमें t इक्वल टू k lx gy mz में, और जैसे इसमें वैल्यू पुट करता हूं मुझे मिलता है t इक्वल टू k टाइम्स l रेज़ टू पावर हाफ g रेज़ टू पावर -हाफ, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, फैमिलियर फॉर्मेट, t इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट ऑफ l बाय g। अब ये जो k है ये डायमेंशनल एनालिसिस से हमें इसकी वैल्यू नहीं मिल रही है। Note that value of constant k cannot be obtained by the method of dimension. Here, it does not matter if some number multiples the right side of this formula. तो वो प्रैक्टिकल से मिलेगी, जैसे मैंने बोला कि पेंडुलम बना लो, ऑसिलेट कराकर देखो, तो वो 2 पाई की वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। तो k की वैल्यू 2 पाई आती है, तो फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। तो हम ये काम कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। और क्या कर सकते हैं, तीसरी एप्लीकेशन एनसीईआरटी में नहीं दी है, एक यूनिट, किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना।
मैं अगले वीडियो में इसको शामिल करने वाला हूँ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम। डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी यूजफुल इन डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हाउएवर डायमेंशनल कांस्टेंट्स cannot be obtained, sorry, dimensionless constants cannot be obtained by this method। ये क्या होगी बच्चों, लिमिटेशन हो गई डायमेंशनल एनालिसिस की। अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। The method of dimensions can only test the dimensional validity but not the exact relationship between physical quantities in any equation। It does not distinguish between the physical quantities having same dimensions। ये भी एक लिमिटेशन है, सेम डायमेंशंस हैं तो। A number of exercises at the end of this chapter will help you develop skills in dimensional analysis। और ये एक्सरसाइजेस हम करके देखेंगे आगे के वीडियो में, उससे और क्लैरिटी आपको आएगी, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस करके हम मास्टर बनेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।